Good morning, students. Today is fifth video lecture or sixth video lecture of इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों ने लास्ट के 3 वीडियोस नहीं देखे. देखो, डिले मत करना, रोज करो और आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना सारे बेसिक्स जो मैं करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुके हैं. फंक्शंस कल मैंने स्टार्ट किया, मजा नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. कल मैंने जो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी, लिखो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. देखो चलो देखो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या था, रिकॉल करो. लेट ए नॉट इक्वल टू नल सेट बी नॉट इक्वल टू नल सेट एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. और बाजू में मैंने बोला था एफ इज नॉट इक्वल टू नल सेट, तो उस लॉजिक से एफ इज नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. और फिर एस एफ इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. कंफ्यूजन मत करना, बी को क्या बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ एफ. बी को बोलेंगे कोडोमेन ऑफ एफ, ये तो ऑब्वियस है. फिर उसके बाद मैंने आपको कल डेफिनेशन दी थी फंक्शन का, तो वो लिख देते हैं इफ each and every element या f is said to be a function from a to b. F is said to be a function from a to b if each and every element x of a मतलब x belongs to a is uniquely associated with element y of b. Is uniquely associated with element y of b. Y belongs to b by f ऐसे याद रखना. where और बाद में लिखेगा where या here xy belongs to और ordered where xy belongs to f होगा. निकल लिखी थी, समझा दी थी डेफिनेशन, तो जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूं ताकि आप लोग ये चीज आपके दिमाग में फिट रहे. सो f is said to be a function from a to b if each and every element x of a is uniquely associated with element y of b by f और उधर xy belongs to f होगा. और इसी चीज को वापस लिखो उल्टा. if each and every आशीष killed आशीष राम killed रावण, तो उल्टा आएगा रावण was killed by राम, तो वैसे उल्टा लिखना. if each and every element, एक बार लिखो लास्ट टाइम, if each and every element x of a उसको लिखो x belongs to a is uniquely associated with element y of b, is uniquely associated with element y of b. Y belongs to b by f और बाजू में लिख दो xy. then f is said to be a function from a to b. और क्या याद रखने का था, here ordered pair xy belongs to f. अब मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है, f is said to be a function from a to b. f is said to be a function from a to b. अच्छे तरीके से उसको याद रखें. तो इधर a not equal to null set था, b not equal to null set था, f सबसेट ऑफ a क्रॉस b था और f not equal to null set था. अब वो वापस आपको लिखना नहीं है, तो और ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है क्या, if each and every element x of a is uniquely associated with element y of b by f, then f is said to be a function from a to b. तो f is said to be a function from a to b. कैसे लिखेंगे,
f is said to be a function from a to b, where x of a is associated with y of b by f. तो वो association ऐसे लिखेंगे y is equal to f of x, कैसे पढ़ेगा? y is equal to f of x, और फिर यहाँ पे आएगा x belongs to a, y belongs to b, और फिर आएगा xy belongs to f, और फिर यहाँ पे आएगा xy belongs to f, और फिर यहाँ पे आएगा xy belongs to f. Here a जो है उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ f, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ f. b जो है उसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ f. ओके, f सबसेट ऑफ a क्रॉस b था, नॉन एम्प्टी रिलेशन, तो नोट करके लिख देता हूं कि f एक्चुअली नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b था, नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b. और कल मैंने पूरा वो एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ेंगे. तो अब since it is a relation and since it is a subset of a cross b, तो f के अंदर भी ऑर्डर पेयर्स आएंगी, f के अंदर भी ऑर्डर पेयर्स आएंगी. तो f I can write as f is a function obviously, पर उसके अंदर ऑर्डर पेयर्स आएंगे x y, जहां पे एसोसिएशन क्या है, y is equal to fx, x belongs to a, y belongs to b, और लिख देने का f is subset of a cross b. ठीक है, वो नहीं लिखना है, क्या मुझे लिखना है, f is not equal to null से. अब रिकॉल करो कि हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड मेंबर क्या होता है, रेंज. तो रेंज ऑफ f क्या है, रेंज ऑफ f आएगा सारे सेकंड एलिमेंट y ऑफ ऑर्डर पेयर्स xy बिलोंगिंग टू f, जहां पे y is equal to fx है, ओके, और x belongs to a है और y belongs to b है. मैं वापस लिख देता हूं, range of f क्या आएगा, the second member of every ordered pair. तो therefore range of f क्या है, range of f क्या है, every second member y of ordered pair xy, so y every second member of ordered pair xy belonging to f. यहाँ पे एसोसिएशन कैसा है, y is connected with x by y is equal to fx, और x किसका होना चाहिए, x belongs to a, y belongs to b. तो थोड़ा सोचो, ये सारे रेंज के एलिमेंट्स क्या हैं, देखो एक मिनट, रेंज के सारे एलिमेंट्स y हैं, वो कहां से आ रहे हैं, b में से. तो कहने का मतलब क्या है, रेंज b में से आ रहा है, तो उसका लॉजिक रेंज इसका सबसेट होना चाहिए, रेंज इसका सबसेट होना चाहिए कोडोमेन. तो याद रखिएगा रेंज ऑफ, और फिर रेंज ऑफ f, range of f is subset of codomain b of f. देखो यहाँ पे लिख चुका हूँ कि for f from a to b, b को बोलते हैं कोडोमेन ऑफ f, और पहले भी लिखा था. तो रेंज ऑफ f is subset of कोडोमेन ऑफ f. और अब देखो कोई भी फंक्शन है, कोई भी रिलेशन में, कोई भी फंक्शन है, कोई भी रिलेशन में इतना याद रखने का कि for any function range is subset of codomain, range is subset of codomain. तो रेंज क्या हो सकती है, इक्वल टू कोडोमेन या रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन या रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. एक्चुअली क्या होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. ठीक है, चलो ये लिख दिया. अब लेट अस मूव अहेड विद द टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा और कवर अप करूंगा. ठीक है, तो लिखो पहले लेट a is equal to, okay, so for any function range is subset of codomain, for any function range is subset of codomain. Okay, now let a is equal to 1 2 3, और b को लिखो abc, और वेन डायग्राम बना दो. एक मिनट, एक चीज रह गई, सॉरी, एक चीज रह गई. इमेज आपको लिखवाना है. here f is from a to b, y is equal to fx, x belongs to a, आज मैंने कोडोमेन, y belongs to b जो है कोडोमेन, और xy belongs to f. इसमें एक चीज इतना रह गया, फिर वो वर्ड यूज होगा इसमें. और xy belongs to f, याद है कुछ 11 का y को क्या बोलते थे, इमेज ऑफ x, और x को क्या बोलते थे, प्री इमेज ऑफ y. ठीक है, ये याद आ गया, क्योंकि ये वर्ड यूज होने वाला है, इमेज, प्री इमेज, दैट्स व्हाई. अभी देखो ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट्स हुए होंगे वीडियो लेक्चर के, पूरा कल का रिवीजन किया.
ठीक है, अगर रिपीट नहीं करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ओ ना स्टार्ट, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू a b c। ठीक है, अब सीधा वो वेन डायग्राम बना दो। a b एलिमेंट लिख लो 1 2 3 और यहाँ पे लिख लो a b c। 1 associated with a, 2 associated with b, 3 associated with c. This is set a, this is set b, and the relation or f हम बात कर रहे हैं f की। और every element of a is denoted by x, every element of b is denoted by y। चलो ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा, a क्रॉस b निकालो, a क्रॉस b निकालो, फिर f लिखो और फिर सीधा हम लिखेंगे क्या होना है, जल्दी जल्दी। सो हियर a क्रॉस b इज 1 2 3 क्रॉस abc। सो a क्रॉस b कितना आएगा, टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। थोड़ा बड़ा लिखा है 1a 1b 1c, दो एलिमेंट का तो इजी रहता चलेगा। 2a 2b 2c 3a 3b 3c। सीधा वेन डायग्राम से f क्या आएगा, f आने वाला है 1a 2b 3c। हाँ तो क्या आएगा, f is subset of a cross b, it's obvious। और बाद में लिखने का f is not equal to null set, so therefore f क्या हो जाएगा, therefore इधर में लिख रहा हूँ, therefore f is equal to non-empty relation, therefore f is non-empty relation from a to b। ठीक है, अब उसमें हमको जानना नहीं है और उस लॉजिक से उसका डोमेन क्या होगा रिलेशन में। लास्ट ईयर क्या सीखा था, एक मिनट। सिंस ये नॉन-एम्प्टी रिलेशन है तो डोमेन क्या होगा, पहला मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर 1 2 3 और रेंज क्या होगा, सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर abc और इसका कोडोमेन क्या होगा b। वो आपको पता है, वो कल भी मैंने समझाया। तो अब इसके पीछे निकल जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या लिखा हूं, अब ध्यान से देखो वो डेफिनेशन। ईच एंड एवरी एलिमेंट, देखो यहाँ वन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ईच एंड एवरी एलिमेंट x of a must be uniquely associated with element y of a। So 1 uniquely associated with a, 2 uniquely associated with b, 3 uniquely associated with c। Therefore by definition, by definition f यहाँ पे क्या है, फंक्शन फ्रॉम a to b। f यहाँ पे है फंक्शन फ्रॉम a to b, f is फंक्शन फ्रॉम a to b। तो f is a function from a to b, तो उसको कैसे लिखेंगे, f is a function from a to b। कैसा कनेक्शन है, y associated with x, तो क्या लिखेंगे, y is equal to f of x, x belongs to a। a को क्या बोलते हैं आपको पता ही है, डोमेन लिख दो। फिर y belongs to b, उसको लिख दो कोडोमेन। और xy belongs to f, xy belongs to f। ठीक है ना, xy belongs to f। अब क्या करोगे, अब वो f खाली ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है। f के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आती हैं 1a 2b 3c। ठीक है, इजी। अब f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b में a को क्या बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ f को लिखो। देयर a इज इधर फॉर ऐसा लिखो, फॉर f फ्रॉम a to b, फॉर f फ्रॉम a to b ऐसे लिखो, फॉर f फ्रॉम a to b a इज डोमेन ऑफ f और b को लिखो कोडोमेन ऑफ f। चलो इतना पता चल गया तुमको, इजी। अब तो इसका मतलब ये फंक्शन भी है और ये रिलेशन भी है। तो कल मैंने एग्जांपल में क्या दिया था कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, पर ये फंक्शन है और रिलेशन भी है। तो लिखो देयरफॉर एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। और नोट कल का वीडियो लेक्चर क्लिक कर लेना, देख लेना कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये भी लिख दिया तो आपको पता चल गया डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा दो। अब मैं वापस से लिख रहा
रेंज क्या था फॉर f फ्रॉम a टू b, अब वो वापस से लिखेंगे रेंज इज ऑल y बिलोंग्स टू कुछ नहीं. व्हाट इज रेंज? व्हाट इज रेंज? रेंज इज सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर. इधर रेंज ऑफ f वापस लिखना चाहिए f is from, you want to write f is from a to b, y is equal to fx ऐसा नहीं, ठीक है. वो इसके ऊपर लिखा था, वापस एक बार लिख लेते हैं. रेंज ऑफ f, थियोरेटिकल डेफिनेशन करेक्ट कर लो. रेंज ऑफ f मैंने क्या लिखा था? f is a function from a to b, y is equal to fx, x belongs to a, y belongs to b, वो सब लिखा था ना. तो अब क्या करो, अब क्या करो, ये लिखने के बाद ये लिख दिया है every function is a relation, every relation is not a function, और यहाँ पे f as ordered pairs लिखा है कि नहीं, तो याद करो here f I can think as containing ordered pair xy where y is equal to fx, xy belongs to f, x belongs to a, x belongs to a, y belongs to b, and f is subset of a cross b. ऐसा लिखा है. कोई बार वापस लिख दो. तो रेंज ऑफ f क्या आएगा? सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर. सो रेंज ऑफ f क्या आएगा? ऑल y where y is equal to fx, ordered pair xy they belong to f, x belongs to a, y belongs to b. ये सब मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ऐसा लिखने की आदत आपको डालनी पड़ेगी. मैं एक बार लिख के आपको बोलूंगा 5 बार लिखो, कोई नहीं लिखता है, आप भी लिखो. दैट्स व्हाई इट इज 2 बार. हां ठीक है. रेंज ऑफ f. अब f क्या था? ऑर्डर पेयर के फॉर्म में. जल्दी 1a 2b 3c, ठीक है. तो रेंज क्या होगा? सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर. इजी हो गया ना. सो रेंज ऑफ f क्या है? a b c. इजी. कोडोमेन क्या था? कोडोमेन ऑफ f इधर कोडोमेन ऑफ f क्या था? b, और वो क्या है? a b c. तो इधर रेंज ऑफ f is equal to कोडोमेन ऑफ f. और आपको मैंने बोला कि रेंज हमेशा सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है, तो दोनों से सिंपल है, इसके लिए रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. अगर कोई डाउट है देख लो. therefore range is subset of कोडोमेन. जगह भी ऐसे लेते हैं, इधर से डाउन. therefore range is subset of कोडोमेन. ठीक है. therefore range is subset of कोडोमेन. इजी. range is subset of कोडोमेन. इक्वल टू है सबसेट हो गया. अब जो ऑर्डर टेस्ट लिखे उस मुताबिक मेरा डोमेन जो आना चाहिए, जो डोमेन आएगा 1 2 3 वो इक्वल टू a आना चाहिए. तो यहाँ पे f हमारा क्या है? 1a 2b 3c. और फंक्शन का डोमेन क्या है? a to b में a था. तो देखो ऑर्डर टेस्ट से अगर मैं काउंटर करता हूं डोमेन ऑफ, ध्यान से देखो, डोमेन ऑफ f फर्स्ट मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर 1 2 3 1 2 3 क्या है? इक्वल टू a. तो a is 2. क्यों इज 2 है? बिकॉज़ हमारा यहाँ पे फंक्शन कहाँ से था? मैंने लिखा था f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, और वहां पे मैंने लिखा है कि हियर a इज इक्वल टू डोमेन. सही. तो वहां पे भी अगर हम वो रिलेशन की मेथड से डोमेन निकाल रहे हैं तो वो इसके साथ काउंट करते हैं. समझ में आ गया? ठीक है. ओके. और लास्ट पॉइंट फिर अगेन वापस लिख दो. f इज 1a 1b 3c. तो फिर f is 1a, f is 1a 2b 3c. तो अब as ठीक है, अब इस 1a 2b 3c. ओके. अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना चाहिए. f is 1a 2b 3c. ओके. चलो निकाल लेते हैं. हियर as लिखो 1a belongs to f. थोड़ा जल्दी लिखो. क्या लिखेंगे? कुछ याद है? y is equal to fx. तो मैं लिखूंगा f of 1 is a. फिर as 2b belongs to f of 2 is b. और as 3c belongs to f of 3 is c. हो गया. ठीक है. इसी. तो अगर आप ध्यान से देखो तो कौन से फॉर्म में है? as xy. तो कौन से फॉर्म में है? as xy belongs to f of x is y. Here x belongs to a, y belongs to b.
इधर मैं लिख रहा हूं, इसके उसी का कनेक्शन इधर आ रहा है एंड ए इज, या इधर लिखो चलेगा, इधर लिखेंगे तो here x belongs to a, y belongs to b, here a is कितना है 1 2 3 and b is, ठीक है। और वो चीज लिखने की जरूरत है कि 1 is 3 इमेज ऑफ a, a is इमेज ऑफ 1, वो कल मैं लिख के दिया था, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब ये चीज पूरे अच्छे तरीके से मैंने क्यों लिखी, ये f of 1 f of 2 and all that, because वो चीज वापस लिखूंगा। अब लिखूं पहला के टाइप्स ऑफ फंक्शन, हेडिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये पहला डेफिनेशन है, पहला डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस मत लिखो, खाली लिखो पहला हेडिंग ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और उसका बाजू में लिखो सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन। और यही एग्जांपल मैं रखने वाला हूं, ये सामने वाला इसी में, ठीक है। वहां पे लेफ्ट साइड जो बोर्ड पे है प्लीज, तो वो जरा उस पे फोकस रखना पड़ेगा। ऑन टू फंक्शन देखो, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन फॉर फंक्शन f, फॉर फंक्शन f, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन फॉर फंक्शन f, then f is said to be, f is said to be an onto or surjective function, f is said to be an onto or surjective function, ठीक है। इधर ये जो यही हमारा यही हमारा f है, देखो इसी को मैं f रख रहा हूं, ये तो हमारा f क्या था, हियर f क्या था, ऑर्डर में से हम देखते हैं तो f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, ये जो हमारा एग्जांपल है कि a कितना है, हियर a is 1 2 3, b is abc, ठीक है। और f क्या था फंक्शन, f था फंक्शन फ्रॉम a टू b, y is equal to fx, x belongs to a, जहां पे a is domain, y belongs to b which is codomain, और xy belongs to f था, ठीक है। और फिर हमने तो उसका मतलब डोमेन कौन, इधर ही therefore डोमेन ऑफ f क्या था, डोमेन ऑफ f क्या था, a 1 2 3, और कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f क्या आएगा, b abc, ठीक है। एक और हो गया, ये चीज मैंने वापस लिखी। अब f को ऑर्डर टेस्ट के फॉर्म में लिखो और फिर उसकी रेंज निकालो और बता दो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ऑन टू फंक्शन का, सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। सो और इधर f कितना था हमारा 1a 2b 3c, ये रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे, सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर है, सो रेंज ऑफ f कितना है, सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर है a b c which is equal to कोडोमेन which is equal to ये abc, और कोडोमेन ऑफ f क्या है, मैंने लिखा है अभी यहां पे, कोडोमेन ऑफ f is b which is abc, so what you can say, range is equal to कोडोमेन, ये फंक्शन क्या होगा, ऑन, मतलब मैंने डेफिनेशन भी लिखवाया और आपको उसका एग्जांपल भी दे दिया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो ये जो f है, f इज ऑन टू फंक्शन, therefore f is ऑन टू, और बाजू में लिखने का सब्जेक्टिव फंक्शन प्लीज इंपॉर्टेंट है, f is on to या सब्जेक्टिव। ये तो हो गई वर्ड्स वाइज डेफिनेशन, ये तो हो गई नॉर्मल डेफिनेशन। अब इसका अलग एक डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन है, ठीक है, लिख लिया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो f is on, ये पहला डेफिनेशन और वो मैंने खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, दिस पार्ट इज डन। नाउ अब f लिखो, f को वापस ऑर्डर कैसे फॉर्म में लिखेंगे, f को वापस ऑर्डर कैसे फॉर्म में, और अगर हम वो सब लिखेंगे f is from a to b फलाना ढिमकाना, f कहां से था, फंक्शन फ्रॉम a to b, वो सब नहीं लिखना है बिकॉज़ ऑलरेडी आफ्टर हियर f कितना था 1a 2b 3c 4, फिर वो जो मैंने 5 से 10 मिनट पहले लिखा था ना, as 1a belongs to f of 1 is a, तो पूरा लिखो, चलो वापस as
f of t is b as 3c belongs to f of b is c. उसका मतलब क्या? as xy belongs to f of x is y, yes or no? और उसके बाद में ऐसा लिख दो x belongs to a, y belongs to b, x belongs to a, y belongs to b, और खाली नोट लिखना है तो खाली रिकॉल करने के लिए f is a function from a to b, आप लोग लिख लो, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ x belongs to a जो है डोमेन, y belongs to b which is the codomain, and xy belongs to f. बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये तो आपने लिख लिया, आपको समझ में आ गया, ये परफेक्ट समझ में आया। अब देखो मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेंज क्या था, इसका रेंज क्या था, इस फंक्शन का रेंज क्या था, a b c। तो इसकी रेंज a b c क्यों आया, a क्यों आया रेंज में, बिकॉज a के लिए 1 है such that f of 1 is a। b रेंज में क्यों आया, because b के लिए 2 है डोमेन में such that f of 2 is b। c रेंज में क्यों आया, because c के लिए 3 है डोमेन में such that f of 3 is c। कहने का मतलब रेंज abc सारे एलिमेंट्स a b c y सारे y क्यों आ गए, देखो एक मिनट, सारे y belongs to b क्यों आ गए, because सारे y के लिए कोई ना कोई x है such that f of x is equal to। ये जो मैंने बोला ना वो सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन मैंने 11th में लिखा है। कितने लोगों को याद होगी, किसी को भी नहीं। अच्छे तरीके से वापस तो मैंने समझाया, मैंने क्या बोला, फाइंड a इज इन रेंज बिकॉज़ a के लिए 1 है डोमेन में, f of 1 is a। b रेंज में क्यों आया, बिकॉज़ b के लिए 2 है such that f of 2 is c। c क्यों रेंज में है, c क्यों रेंज में, बिकॉज़ c के लिए 3 है डोमेन में such that f of 3 is c। उसका मतलब सारे एलिमेंट्स a b c कोडोमेन के रेंज में क्यों आ गए, बिकॉज़ फॉर एवरी y सारे y क्यों आ गए, सारे y कोडोमेन के क्यों आ गए रेंज, बिकॉज़ सारे y के लिए कम से कम कोई हमारे पास x है डोमेन a में such that f of x is equal to 1। इस चीज को बोलते हैं ऑनटू का सब्जेक्टिव डेफिनेशन। तो अब उसका डेफिनेशन का हेडिंग मैंने आपको पहले समझाया, और अब मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं कि वापस देखो, ऑनटू या सब्जेक्टिव क्या लिखेंगे, f from a to b। मैं एक बार पूरा रिकॉर्ड कर देता हूं कि मैं सही लिखूंगा कि नहीं, क्या f from a to b is said to be an onto function if for all y belongs to b in the codomain there exists at least some x belongs to a in the domain such that f of x is 1। ये सुन लिया, मैं क्या लिखूंगा, पहला डेफिनेशन देखो, f from a to b is said to be an onto function, if for every y belongs to b which is codomain there exists at least some x belongs to a, there exists at least some x belongs to a in the domain such that f of x is equal to 1। सारे y रेंज में क्यों है, बिकॉज़ हर एक y के लिए कोई ना कोई x है डोमेन में such that f of x is equal to y। और आई थिंक वो मैंने वहां पर रखा हुआ है और ये डेफिनेशन समझा दी है। आई थिंक ये 12th टेक्स्ट में इसका डेफिनेशन कुछ अलग दिया है, आप देख लो, मैं जरा वो 12th का टेक्स्ट लेके आता हूं, अच्छे तरीके से पढ़ो, वो टू पॉइंट्स ऑन टू का डेफिनेशन। अब ये बुक में क्या दिया है, नई बुक में, वो भी देख लेते हैं। ओके, उन्होंने लिखा है कि f is said to be, ओके, x वाला डेफिनेशन क्या है कि f from a to b is said to belong to if for every y there exists an element, सेम ही है, कोई फर्क नहीं, सेम कोई टेंशन नहीं। if for every y belongs to b in the codomain there exists at least some x belongs to a in the domain such that f of x is equal to y। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ onto फंक्शन। तो ये हो गया पहला फंक्शन जो आपने सीखा। onto फंक्शन मतलब सिंपल भाषा में याद रखने का, रेंज इज इक्वल टू
कोडोमेन, और बड़े बड़े 3 या 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तब ये फंडा यूज करेंगे। ओके फाइन। अब दूसरा हेडिंग लिखो 1 1 फंक्शन। दूसरा हेडिंग लिखो 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, यही एग्जाम करने का है, यही एग्जाम। ओके अब लिखो 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, और उसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। ओके और उसका सिंबल कुछ बुक्स में होता है, या यू नो लाइक 1-1 1-1 1 1 function 1-1, don't say 1 to 1 function, it is 1 1 function. Okay, what is 1 1 function? 1 1 function का definition क्या होता है कि distinct elements, एक distinct elements in the domain have distinct images. लिखो पहले definition लिखते हैं, दो definition के if distinct elements in the domain, देखो if distinct elements, पहला definition लिखो, if या डिफरेंट, और चलेगा ना डिस्टिंक्ट लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन है डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, then function is said to be, then function is said to be 1 1, और 1 1 के बाद में लिखने का इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखा मैंने? If different elements in the domain, distinct elements in the domain have distinct images, then the function is said to be 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। वापस एक दूसरा डेफिनेशन लिख दो, note if f is said to be an injective function, f is not to if not to, if दूसरा definition है if no two or more elements in the domain have same image in codomain, then function is injective, then function is 1 1 injective। अभी आप सोच रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, अरे इजी है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन, पहला डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज, और दूसरा कोई भी 2 या 3 एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होगा। सिंपल भाषा में हमने किया है। So what is 1 1 function? 1 1 function is injective function, और उसका सिंबल 1-1। डेफिनेशन क्या है? एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। If distinct elements in the domain have distinct images in the codomain, then f is said to be, then the function is 1 1 or injective। और यहाँ पे क्या लिखा है? If no 2 or more elements in the domain have same image in the codomain, then the function is injective। Okay, ये लिखा है डेफिनेशन। अब ये दोनों में रख कर देता हूँ और वो एग्जांपल में रखना है, और उधर ऑब्जर्व करो, ट्राई करो पढ़ने का। क्या मेरा ये एग्जांपल जो हमने दिया हुआ है वो सही है कि नहीं? क्या वो 1 1 है कि नहीं? क्या वो इंजेक्टिव है कि नहीं? जरा सोचो 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 सोचो। ओके, हियर ए कितना था? हियर ए था 1 2 3 लिखो, बी था एबीसी, ठीक है, मुझे पता है डायग्राम क्या है, और एफ क्या था? एफ पहले लिख लो 1a 2b 3c, ऑर्डर पहले फॉर्म में लिखना है, और 3c, ठीक है। और इसको हमने क्या बताया था? f is a function from a to b, f is a function from a to b, y is equal to fx, x belongs to a क्या है? डोमेन, y belongs to b, b क्या है? और डोमेन, और दूसरा x y belongs to a, ठीक है ना? इतना तो आपको पता है, ये आपने लिखा है, ये कितनी बार लिखा है, क्या सबका हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट, देखो ये इधर इधर 1 का इमेज ये है,
और 2 का इमेज B है और 3 का इमेज C है। कहने का मतलब क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस। 1 का इमेज A, 2 का इमेज B, 3 का इमेज C, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिफरेंट इमेज। हो गया कि नहीं? यस। और दूसरा एक मिनट, अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेते हो 1 और 2 लेते हो तो 1 और 2 का सेम इमेज आता है? नहीं आता है। तो कहने का मतलब दोनों डेफिनेशन इधर सेटिस्फाई होती है। तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, बाय डेफिनेशन ये जो f है, बाय दिस डेफिनेशन ये जो f है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो लिख बाय डेफिनेशन, therefore बाय डेफिनेशन ये फंक्शन कैसा है? बाय डेफिनेशन f ये वाली का समझ में, f इज 1 1 के बाद में लिख दो इंजेक्टिव। वो ये हमने लिखी वर्ड वाइज डेफिनेशन, और ये तो डायरेक्टली वेन डायग्राम से पता चल गया। और अगेन मैथमेटिकल डेफिनेशन इसके दो है, और समझाने के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देखो आपने कैसे लिखा, आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना? ओके, मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखो एक चीज यहां पे लिखते हैं कि f of 1 एक f क्या था, एक थोड़ा ऊंचा हो गया। ओके, यहां पे लिख देते हैं पहले f is 1a 2b और 3c बोलते हैं राइटिंग का ये कॉपरेट करता है एक f लिखो, f of 1 f of 2 f of 3 बोले। हमारा एग्जांपल में यहाँ पे क्या था, लेट a is 1 2 3, फिर b क्या था abc, और यहाँ पे मैंने उसका वेन डायग्राम बना दिया था 1 2 3 a b c। 1 एसोसिएटेड विद a था, 2 एसोसिएटेड विद b था, 3 एसोसिएटेड विद c था, और ये चीज f थी। और इसके हर एक एलिमेंट को x से डिनोट किया और इसके एलिमेंट को y से डिनोट किया। अब इसके बाजू में एक बार लिख दीजिए f क्या है, f is 1a 2b 3c। और हाँ, अब ये भी लिखने का f 1a बिलोंग्स टू सीधा लिखो, f of 1 is a, f of 2 is b, f of 3 is c। मुझे पता है आपको आता है, पर ये लिखने की जरूरत पड़ेगी कैसे। अब देखो मैं पहला पार्ट कैसे करता हूं। पहला डेफिनेशन क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है ना? तो सीधा लिखते हैं कि हियर कैन आई से हियर 1 is not equal to 2, 1 और 2 अलग है, implies here 1 is not equal to 2 implies a is not equal to b implies f of 1 is not equal to f of 2। फिर and 2 is not equal to 3, तो it implies दोनों अलग एलिमेंट है तो उसके इमेजेस भी अलग है, implies b is not equal to c। उसका मतलब क्या, f of 2 is not equal to f of 3 and 3 is not equal to 1 implies, can I say c is not equal to 8 implies f of 3 is not equal to f of 1। समझ में आया कि नहीं? और अब कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक मिनट देखो, ये 1 2 3 ये कहां बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, ये डेफिनेशन होगा। और अब इसको देखो, मैं इसे सब्जेक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं, फॉर ऑल x1 x2 belonging to a, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 belonging to a, यहां पे x1 x2 की जगह सीधा डेफिनेशन लिख रहा हूं, कनेक्ट कर लेना। फॉर ऑल x1 x2 belonging to a, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ if x1 not equal to x2 implies f of x1 is not equal to f of x2, then f from a to b, then f is said to be, one function। I hope I am clear, अच्छे तरीके से समझ में आ गया। f is said to be one function, f is said to be one f from a to b, then f from a to b is one injective function। क्लियर, आई थिंक सो। इसको डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्या लग रहा है?
तो पहला डेफिनेशन के मुताबिक मैंने दिया कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, खत्म करो। ठीक है, हो गया, डन, फिनिश। ये हो गया पहला डेफिनेशन। अब ये चीज मैं इधर रखूं, ये चीज मैं इधर रखूं। अब देखो मैं सेकंड पार्ट उसका डेफिनेशन कर लूंगा। अब सेकंड डेफिनेशन क्या है? नो टू और मोर एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव सेम इमेज। मतलब अगर इमेज सेम होनी चाहिए तो उनकी प्री इमेज भी इक्वल होगी। अब ये मैंने क्या बोला तो बोलेगा सो समझ में नहीं। मैं एग्जांपल देता हूं, इसी का एग्जांपल हियर, ये तो वैसे ही है। हियर कैन आई से a is equal to a? ओके, मैं कर देता हूं a is equal to a, तो तकलीफ a is equal to a implies what is a is equal to a? Can I say f of 1 is equal to f of 1? Implies can I say 1 is equal to 1? कहने का मतलब क्या? अगर इमेज इक्वल तो प्री इमेज भी इक्वल। समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली अगर b is equal to b है, implies f of 2 is equal to f of 2, implies 2 is equal to 2। एक मिनट का ध्यान दो, c is equal to c, दो इमेज अगर सेम है तो implies can I say f of 3 is equal to f of 3? तो मतलब उसके प्री इमेज भी इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब क्या? एक मिनट, ये वन वन फंक्शन और इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर प्री इमेज इक्वल, अगर इमेज इक्वल तो प्री इमेज भी इक्वल। तो कहने का मतलब इसको मैं कैसे लिखता हूं? फॉर ऑल x1 x2 belonging to a, for all x1 x2 belonging to a, can you connect ये f of x x1 x2 है, ये x1 x2 है, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2। if image is unequal then pre image have to be equal। if for all x1 x2 belonging to a which is domain of f, if f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 then f from a to b is 1 1। बाजू में लिखना इंजेक्टिव फंक्शन। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना नहीं है ना? ठीक है, तो then f from a to b is इंजेक्टिव और उसको बोलेंगे 1 1 is 1 1 इंजेक्टिव। You want to write ये सारे डेफिनेशन अलग से एक बार वापस है ना? ये सारी थियरी चाहिए थी पहले चैप्टर में, इसीलिए मैंने फंक्शन स्टार्ट नहीं किया। पता नहीं काफी लोगों ने फंक्शन चालू करके खत्म भी कर दिया एकदम जल्दी, पता नहीं कैसे। और अपने बच्चे बोलते हैं हमको सब आता है, ऐसी सारे याद है। और जब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो बोलेंगे अरे सर रिकॉल नहीं होता, हम भूल जाते हैं। ये समझ में नहीं आता आजकल। सी अभी टाइम कम है, अरे अभी आप लोगों को स्कूल नहीं जाना है, ट्यूशन नहीं जाना है, तो डोंट वेस्ट टाइम, टाइम इज एट ऑन योर साइड। और प्लीज डोंट वेट कि स्कूल खुले, ट्यूशन खुले और हम लोग फिर वहां पे जैसे अभी। प्लीज मुझे पता है आप सब लोग बेकरार हो स्कूल जाने के लिए और ट्यूशन में जाने के लिए, क्यों? पढ़ने के लिए नहीं, घूमने के लिए। यू आल्सो नो आल्सो नहीं चलेगा। 12th स्टैंडर्ड है, खास करके मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोल रहा हूँ। और अभी जो 12th का रिजल्ट आया है वो जरा देख लो प्लीज, अपने सीनियर से बात करो तो पता चलेगा प्लीज। उतना इजी नहीं है, मेहनत करोगे तो अच्छा है। ओके, तो ये हो गया वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन का डेफिनेशन। ओके डन। तो देखो एक ही एग्जांपल से हमने कितना सारा है। अब दूसरा करते हैं, चलो चेंज करते हैं। अब पहला एग्जांपल जो मैंने दिया था, पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन किया था वो क्या था? रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, वो था ऑन टू सब्जेक्टिव। तो अब आपको पता है कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन आएगा, तो वो आएगा नॉट ऑन टू। और यहां पे क्या था दूसरा जो हमने फंक्शन किया था 1 1 इंजेक्टिव, तो उसमें क्या था? डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो अब एक ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव सेम इमेज, उसको बोलेंगे नॉट ऑन। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एग्जांपल। लिखो let a is equal to 1 2 3, b is equal to abc, थोड़े छोटे हैंडराइटिंग नहीं आता हूं। let a is equal to abc, 1 2 3, b is equal to abc। फिर वेन डायग्राम बना दो, a 1 2 3, इसके हर एक एलिमेंट को x से डिनोट करो। इधर b का चकड़ा बना दो, a b c। ओके, व्हाट यू डू इज दैट 1 को आप a के साथ एसोसिएट करो, 2 को भी आप
1 को आप ए के साथ एसोसिएट करो, 1 को आप ए के साथ एसोसिएट करो, 2 को आप बी के साथ एसोसिएट करो, और ठीक है 3 को आप ए के साथ एसोसिएट, 3 को आप ए के साथ एसोसिएट करो। ओके, हियर ए क्रॉस बी इधर निकाल देते हैं, इधर ए क्रॉस बी इज 1 2 3 क्रॉस ए बी सी। So therefore a cross b में 9 एलिमेंट्स आएंगे, और इनको शांति से बड़ा सा, सपोज किसी को अगर याद नहीं है, 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c। फिर ये a क्रॉस b लिख दिया मैंने। अब बाजू में f क्या आएगा, देखो f आएगा 1a 2b 3a, वेन डायग्राम से f क्या आएगा 1a 2a सॉरी 2b 3c। कुछ स्टूडेंट्स a क्रॉस b नहीं लिखेंगे तो चलेगा, अभी उसमें जा नहीं सकते। सो 1a इधर देखो 1a 2b और 3a सही लिखा ना। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये फंक्शन नहीं है, एक मिनट, हियर देखो पहले f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, तो f इज जल्दी जल्दी लिख दो, नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a to b, नॉन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a to b। चलो हो गया। और दूसरा as f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b, b को क्या बोलेंगे रिलेशन में, कुछ याद है b को क्या बोलते थे, कोडोमेन। हां, b इज कोडोमेन ऑफ f। सी कुछ टीचर्स क्या बोलेंगे कि अरे सर ये रिपीट क्यों कर रहे हैं, नहीं रिपीट तो करना ही पड़ेगा ना, बीच में सब वापस टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, वरना गए। ओके, अब जरा देखो इधर 1 बाय डेफिनेशन क्या ये फंक्शन है कि नहीं, वो जरा बताओ, क्या ये फंक्शन है कि नहीं, वो जरा देखो। एवरी एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 यूनिकली एसोसिएटेड विद a, 2 यूनिकली एसोसिएटेड विद b, 3 यूनिकली एसोसिएटेड विद c। समझ में आया कि नहीं? Each and every element x of a is uniquely associated with the element y of b. 1 uniquely associated with a, 2 uniquely associated with b, 3 uniquely associated with a. So by definition, देखो, by definition, you want to write the whole definition of function again? No. By definition, f is function from a to b. और अगेन इधर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये फंक्शन भी है, इधर देखो ये फंक्शन भी है और ये रिलेशन भी है। क्या एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, और पहले कल के एग्जांपल में दिया एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, तो वो वाला नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे नोट करके एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, क्योंकि काफी एमसीक्यू में ही आता है एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। और दूसरा लिख देना है, लिख लो एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। अब कुछ स्टूडेंट्स तो नहीं लिखेंगे, वो भी ये सब फिनिश कर लेंगे। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है जरा देखो। ओके, सो f is a function from a to b, तो since f is a function from a to b, f is a function from a to b, तो पूरा मतलब f is a function from a to b, y is equal to fx, x belongs to a क्या हो जाएगा डोमेन, y belongs to b, वो हो जाएगा डोमेन, और xy belongs to f। ओके, और डोमेन क्या है इसका, A is domain of f, domain of f वो कितना है 1 2 3, B क्या है कोडोमेन, और वो क्या है A B C, F को लिख दो 1A 2B और 3C, और इसका रेंज निकालो, सॉरी इसी सॉरी रेंज क्या था, सेकंड मेंबर ऑफ एवरी ऑर्डर, रेंज निकालो, रेंज ऑफ f क्या है इधर, सेट कंटेनिंग a b आएगा। ओ ब्यूटीफुल, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑफ f क्या है b, कितना है a b c, कहने का मतलब क्या, रेंज
सबसेट ऑफ कोडोमेन। मैं हमेशा ये चिल्लाता हूं कि कुछ बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूजन करते हैं, सर रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, इतना प्यार से समझा है, पता नहीं क्यों उल्टा पुल्टा करते हैं। तो इधर कैन आई से रेंज ऑफ एफ is subset of codomain B of F. Actually, इधर range is, can I say range is subset of codomain? इधर actually मैं बोलूँगा range is not equal to codomain. Range is subset of codomain. So range इधर subset of codomain हो गया. Prefer करने का, ऐसा लिखने का, don't prefer to write range is not equal to codomain. I prefer to write in two ways. Range is equal to codomain or range is subset of codomain. तो बड़ा कौन होगा? Range बड़ा होगा या codomain बड़ा? हमेशा range के सारे elements, क्लियर है ना? Range के सारे elements codomain में आएंगे. So range will be subset of codomain या range will be equal to codomain. Equal to में भी subset ही होता है ना? तो range not equal to codomain ऐसा है. इतना समझ में आ गया? अब इसी के बेस पे ये रेंज और कोडोमेन के रिलेशन के बेस पे हमने पहला एक फंक्शन किया था, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. क्या फंक्शन था? ऑन टू सब्जेक्टिव. तो अब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन मतलब रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो उसको एक नाम देके लिखो 4 टाइप लिखो, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, सो नॉट सब्जेक्टिव, नॉट सब्जेक्टिव. और कभी कभी कुछ बुक्स में उसको इनटू बोलते हैं, इनटू INTU. Not on to. Prefer to write not on to, not subject. Into वाला word use मत करना. If range is not equal to codomain, if range is not equal to codomain, sorry, if range is a subset of codomain, मैं इसे prefer करूँगा. That is range is not equal to codomain. क्या लिखा है? Very sorry. नॉट ऑन टू फंक्शन है, नॉट ऑन टू को बोलेंगे नॉट सब्जेक्टिव, उसको बोलेंगे इन. if range is subset of range is subset of codomain, if range is subset of codomain, if range is subset of codomain of function f, then f is, if range is subset of codomain f, then if range is subset of codomain of function f, then f is said to be not onto function, और उसको नॉट सब्जेक्टिव भी बोलते हैं या इनटू भी बोलते हैं. तो क्या रखने का? f is not onto का मतलब, f is not onto का मतलब क्या है? देखोगे range is subset of codomain, range is subset of codomain. कुछ बच्चे कैसे याद रखेंगे? range is not equal to codomain चलेगा. ये हो गया वर्ड वाइज डेफिनेशन, ये हो गया वर्ड वाइज डेफिनेशन कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो एफ इज नॉट कॉमन. अब मुझे वो एक थियोरेटिकल डेफिनेशन देना है किसका? ऑन टू, नॉट ऑन टू फंक्शन का. ओके, तो ए और बी को लिखाइए, तो आप क्या करो? एफ लिख दो ऑर्डर पेयर के फॉर्म. चलो एफ क्या था? एफ क्या था? 1a, f था 1a, 2b और 3c, 3a सॉरी लिखना. ओके, अब इधर रेंज में c क्यों नहीं है? हियर रेंज ऑफ f क्या है? रेंज ऑफ f देखो, रेंज ऑफ f a और b है, तो ये ऑन टू क्यों है? ये नॉट ऑन टू क्यों है? ये नॉट ऑन टू क्यों? ये नॉट ऑन टू क्यों? कोडोमेन ऑफ f क्या है? कोडोमेन ऑफ f क्या है? b कितना? abc. ये नॉट ऑन टू क्यों? बिकॉज c रेंज में नहीं है. कॉमन सेंस. तो देखो हियर c जो बिलोंग्स टू b है, हियर c छोटा c जो बिलोंग्स टू b है, हियर छोटा c बिलोंग्स टू b जो है कोडोमेन इज नॉट इन द रेंज, is not in range. So f is, can I say not onto?
Yes or no? F is not on to. अब वो रेंज में क्यों नहीं है? अब वो रेंज में क्यों नहीं है? एक मिनट, ए क्यों रेंज में है? क्योंकि ए का प्री इमेज 1 है, बी का ई रेंज में क्यों है? क्योंकि बी का प्री इमेज 2 है, और ए रेंज में क्यों है? क्योंकि उसके 3 भी है, ए के लिए एक्चुअली 1 और 3 है। तो हियर for, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, here for C belongs to B in the codomain there exists, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, there exists no x belongs to A in the domain such that f of x is C. I hope no problem, such that f of x is C. That's why ये फंक्शन क्या है? That's why ये फंक्शन क्या है? Not on to C नहीं है। अब you want to write कि A and B क्यों रेंज में है? A और B क्यों रेंज में, ऐसा लिखने की जरूरत है? Because A के लिए 1 और 3 है और that only लिखना है। A का प्री इमेज that is understood है ना? वो लिखने की जरूरत नहीं है ना? ऐसा कि A के लिए 1 है and all that separate लिखना है? नहीं। तो C रेंज में क्यों नहीं है? यहाँ पे दिख जाता है ना कि A और B रेंज में, कौन रेंज में नहीं है? C क्यों नहीं है? उसके लिए प्री इमेज x इधर डोमेन है। बस ये चीज याद रखनी है आपको, सब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ नॉट ऑन टू, नॉट सब्जेक्टिव या इनटू फंक्शन। क्या मैं लूंगा f from A to B is not on to if for some y belongs to B in the codomain। C की जगह पे हो जाएगा if for some y belongs to B in the codomain there is no x belongs to A in the domain such that f of x is equal to y। Let me see, क्या मैं सही लिखा है? ओके, और हाँ इधर आप ऐसा लिख सकते हो, here C belongs to B in the codomain has no pre-image, x belongs to A in the domain। I hope I'm clear, ठीक है ना? सीधा डेफिनेशन लिख देते हैं तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं सब्जेक्ट डेफिनेशन लिखने वाला हूं कि इफ फॉर सम, देखो हेडिंग इधर लिखो नॉट ऑन टू और बाद में लिख दो नॉट सब्जेक्टिव। इफ फॉर सम at least y belongs to B in the codomain there exists no image x belongs to A in the domain, sorry there exists no, calculate, there exists no pre-image, there exists no pre-image x belongs to A in the domain such that f of x is equal to y, then f from A to B, is not on 2। और इस बार मैं पॉइंट लिख रहा हूं, एक बार वापस लिख देते हैं, लिखना चाहिए that is if for some at least y belongs to B, ठीक है, एक बार लिख देते हैं if for some at least y belongs to B in the codomain there exists वापस को लिख रहा हूं, सपोज यहाँ पे क्लियर नहीं है किसी, there exists no pre-image x belongs to A domain में such that f of x is equal to y, there exists no pre-image x belongs to A, there exists no pre-image x belongs to A such that f of x is equal to y, then f from A to B is क्या लिखेंगे इस बार? Then f from A to B is क्या लिखेंगे? ऊपर लिखा है not on to, तो एक बार लिख दो not subjective, और एक बार लिख दो in, ठीक है, डन हो गया, परफेक्ट, ये फाइन, ठीक है। अब वापस इसी एग्जांपल में मैं एक दूसरा कनेक्शन दूंगा, तो आपको लगता है मुझे वापस लिखना चाहिए? नहीं,
तो ये नॉट आउट का डेफिनेशन मैंने 2 बार लिखा है, ठीक है। वो तो चलो जल्दी मैं थोड़ा फिर पानी पी लेता हूँ, राइट। अच्छे तरीके से देखो, पूरा सब्जेक्टिव वीडियो लेक्चर है, पूरा सब्जेक्टिव। अब जरा देखो, ये दिस काइंड ऑफ चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो जरा आप सोचो, दैट्स व्हाई वो मैंने स्टार्ट नहीं किया है डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स, मैंने इसलिए चालू किया। आपने देखा होगा बाकी अलग अलग जगह पे किसी ने फंक्शन शुरू किया, किसी ने इनवर्स शुरू किया, मैंने भी डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स शुरू किया। और आपने देखा होगा हमने शुरू किया डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स, उसके बाद बाकी काफी लोगों ने वही चैप्टर फॉलो किया। दैट्स द वे। और आप इनवर्स को देखना, ये सब बेसिक विल नॉट कवर, करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, वरना आपको मजा नहीं आएगा। लेट्स गो सम वाटर एंड देन आई विल कवर अप। पूरी चीजें अच्छे तरीके से पढ़नी पड़ेगी, वरना आपको नहीं आएगी, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, पर सच बोल रहा हूं। लाइक अभी अगर देखें तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर ओवर। क्या किया है? 3 फंक्शन का डेफिनेशन किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही एग्जाम्पल था, तो इसमें f क्या था वो लिख दो। f क्या था? 1a 2b और 3a था, ठीक है। और इधर f of 1 क्या है? हियर f of 1 क्या है? a, f of 2 क्या है? b और f of 3 क्या है? a। हाँ है ना? ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मैं डेफिनेशन दे रहा हूं और फिर नीचे उसका एग्जांपल दे दूंगा और फिर मैं बताऊंगा उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये ऑब्जर्व किया, f of 1 is a, f of 2 is b, f of 3 is a, ठीक है। अब लिखो हेडिंग नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। नॉट 1 1 मतलब नॉट इंजेक्टिव, ऐसे लिखो, नॉट इंजेक्टिव। अब इसका डेफिनेशन इधर ध्यान से देखो, एक मिनट मैं इधर ही समझा दूंगा। यहां पे देखो, 1 1 फंक्शन में डेफिनेशन क्या है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, या नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नो टू और मोर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव सेम इमेज। यहां पे ध्यान से देखो, 1 का इमेज a है, 3 का इमेज a, मतलब 1 और 3 अलग एलिमेंट्स है, 1 और 3 अलग एलिमेंट्स है, बट उनका इमेज सेम है। तो अब याद रखने का नॉट 1 1 मतलब अगर 2 या 3 एलिमेंट्स इन द डोमेन का सेम इमेज होगा तो उसको नॉट 1 1 या नॉट इंजेक्टिव बोलेंगे। तो लिखो नॉट 1 1 का डेफिनेशन लिखो, if at least 2 distinct elements, if at least 2 distinct elements, if at least 2 distinct elements in the domain, if at least 2 distinct elements in the domain have same image, in codomain, then f is said to be not 1 1, not injective। ठीक है ना? सही, परफेक्ट। अब यहाँ पे वो जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो f of 1, यहाँ पे देखो f of 1 is a और f of 3 is a। देखो मैं इसको कनेक्ट करें, इधर देखो, here 1 is not equal to 3, 1 is not equal to 3 distinct elements in the domain, and f of 1 is equal to f of 3 is equal to, हुआ क्या? So therefore ये जो एग्जांपल हमने किया वो क्या है? f is not 1 1, और इस बार ऐसा लिखो not 1 dash 1, ऐसा ठीक, not 1 समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, ये सब distinct elements, if at least 2 distinct elements in the domain have same image, then f is said to be not 1 1, not injective function। और ये मैंने एग्जांपल दे दी, परफेक्ट। वापस समझाने की जरूरत नहीं। तो अब इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं,
मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत इजी है। 1 और 3 की जगह पे क्या लिखोगे? x1 x2, x1 is not equal to x2 and f of x1 is equal to f of x2। तो नॉट 1 1 का डेफिनेशन क्या होगा? for some, for at least some, देखो क्या लिखते हैं, for at least some x1 x2 belonging to A, जो है डोमेन ऑफ f, क्या है? if x1, डेफिनेशन क्या लिखा? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ डोमेन, मतलब x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड f of x1 is equal to f of x2, then f is said to be, then f from A to B, then f from A to B is not 1 1, not 1 1, ठीक है ना? is not 1 1 function, is not 1 1 function, it's not 1 1 function, but I think let's put many oh they use the word many, not कभी कभी वो लोग not 1 1 लिखते हैं। अब not 1 1 function को many 1 function भी बोलते हैं, तो याद रखना पड़ेगा not 1 1 function का दूसरा नाम क्या है कि many 1 function means, sorry, f is actually is many 1 function का definition है। वापस आई होप समझ जाओगे, खाली करेक्शन करना है। नॉट 1 1 का दूसरा नाम क्या है? मेनी 1 फंक्शन, ठीक है? तो लिख लो नॉट 1 1 भी लिखते हैं, सो नॉट एन इशू। नॉट 1 1 फंक्शन इज नोन एज इज मेनी 1 फंक्शन। देखो ध्यान से, मैंने पहले से लिख दिया और मेनी 1 फंक्शन, तो वो ब्रेक लिया, पानी पीने का तो उसने ये लोचा, तो फ्लो में पड़ा जाता है। मेनी 1 फंक्शन क्या नाम में है ना? मेनी 1 फंक्शन, many elements have same image, so not 1 1 is many 1 function। वापस एक बार लिखना है कि अंडरस्टूड, पक्का? छोटा सा करेक्शन है, आई होप आई एम क्लियर। नॉट many 1 को क्या, नॉट 1 1 को क्या बोलेंगे? many 1 फंक्शन। तो ये सारे डेफिनेशन जो आपने नॉट 1 1 लिखा है उसके बाद में लिख दो many 1 फंक्शन। जहां पे भी आपने नॉट 1 1 लिखा है, नॉट 1 1 या नॉट इंजेक्टिव, उसके बाद में लिख दो many 1 फंक्शन। ओके, प्लीज उतना जरा कोऑपरेट। तो many 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि for at least some x1 x2 belonging to a domain of f, if x1 is not equal to x2 and f of x1 is equal to f of x2, then f from a to b is not 1 1, मैं लिख देता हूं many 1। ओके, not 1 is many 1 फंक्शन। क्लियर? ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। कौन कौन से किए? onto, not onto, 1 1, many 1। अब उसके बारे में अभी नहीं करना है, आप एक बार अच्छे तरीके से पूरा वीडियो लेक्चर देख लेना और गो थ्रू कर देना, तो एकदम फटाफट फटाफट हो जाएगा। एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, दूसरा टॉपिक वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जो हमने 11th में मैंने हमारे सिलेबस में नहीं था पर मैंने कराया, अगर आपको याद हो। कुछ स्टूडेंट्स अटेंड किया था, कुछ स्टूडेंट्स अटेंड नहीं किया, ठीक है? तो लेट अस गो विद that topic, composition of functions। Yeah, should I give you this much only? वो खाली के composition of function थोड़ा lengthy भी है, थोड़ा छोटा भी है। ऐसा करते हैं, थोड़ा स्पीडली जाके एक बार लिख लेते हैं composition function का, और अगर जरूरत पड़ी तो कल वो वापस मैं करा दूंगा, तो क्या आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? Give the heading composition of functions। क्योंकि 1 1 many 1 वापस लिखता रहूंगा तो आप सो जाओगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब लिखो लेट f from a to b, let f from a to b, g from c to d, b2 given functions, b2 given functions, let f from a to b, g from c to d, b2 given functions, ठीक है? ओके, और पहला देखो हेडिंग कंपोजिशन ऑफ, पहला है कंपोजिशन ऑफ, ये आपको थियोरेटिकल याद रखना है। कंपोजिशन ऑफ, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ f with g, f with g, इसको सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं GOF, GOF, ठीक है? कंपोजिशन ऑफ f with g, कंपोजिशन ऑफ f with g, इसको सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे GOF। उसकी कंडीशन क्या है? इफ रेंज ऑफ f
if range of f is subset of domain of G, if range of f is subset of domain of G, then G of f exists, then G of f exists. पूरा लर्न करना है। और अब से याद रखो RF मतलब मैं लिखूंगा रेंज ऑफ f। रेंज मैं तीन सिंबल्स दे रहा हूं। रेंज ऑफ f के लिए मैं क्या यूज करूंगा RF, फिर डोमेन ऑफ f के लिए मैं यूज करूंगा df, और को डोमेन ऑफ f के लिए मैं यूज करूंगा c डॉट df। तो इसी कंडीशन को अगर वापस लिखना है, क्या कंडीशन लिखा? if range of f is subset of domain of G, then GOF exists। तो क्या लिखेंगे? if RF range of f is subset of domain of G, then GOF is defined, and GOF is defined, and GOF is defined। ये सब्जेक्टिव पोर्शन है पूरा, आपको याद रखना है। तो आप ऐसा करो, अच्छे तरीके से इसको लिख लो, और ऐसा होगा कि कल मैं इसका एक क्विक रिवीजन आपको वापस दे दूंगा, ठीक है? थियोरेटिकल पॉइंट है, आपको याद रखना। सो if range of f is subset of domain of G, then GOF is defined। फिर लिखो for GOF f को G को आउटसाइड फंक्शन बोलते हैं, G को आउटसाइड फंक्शन बोलते हैं, और f को इनसाइड फंक्शन बोलते हैं, इनसाइड फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो for GOF G is outside function और f is inside function, ठीक है? और तो याद रखो GOF के लिए what is GOF? It is composition of what is GOF? Composition of f with G, GOF का composition of f with G, और वो कब एग्जिस्ट करेगा? range of f is subset of domain of G, और for GOF G is outside function और f is inside function। अब है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि for GOF domain of GOF is equal to domain of f, and codomain of GOF will be equal to codomain of G। याद रखना है। अब बहुत छोटे नोटेशन में मैं वापस लिख दूंगा कि for GOF DOF मतलब domain और C dot df। ओके, सो therefore for GOF domain of GOF DOF, domain of GOF will be equal to domain of f, and codomain of GOF will be equal to codomain of G inside of this paper। that's what याद रखना है, ठीक है? और अब f कहां से था? क्लियर, f कहां से था? a to b, g कहां से था? c to d। so for GOF domain of GOF क्या होता है? domain of GOF क्या होता है? इक्वल domain of f को कितना आएगा? a, और codomain of GOF will be equal to codomain of G। what is codomain of G? ठीक है ना? सो ठीक है, बराबर। तो एक बार वापस लिखिएगा, और फिर पहले कंडीशन लिखी दूंगा if range of f is subset of domain of G, then GOF exists। तो ये लिखा। अब मैं सीधा लिखता हूं, तो देखो फंक्शन GOF will be from, GOF कहां से होगा? उसके डोमेन से, उसका डोमेन क्या है? डोमेन ऑफ GOF टू कोडोमेन ऑफ G, कोडोमेन ऑफ G। एक मिनट ध्यान रखना, और याद रखना है GOF of x is equal to G of f। ऐसे आएगा। अब देखो इसको कैसे लिखता हूं। therefore GOF will be from f के डोमेन से, एक मिनट देखो, f के डोमेन से याद रखने का a टू G का कोडोमेन क्या था? d, और दूसरा GOF of x क्या आएगा? G of fx for all x belongs to, और हाँ for all x belongs to, यहाँ पे ये x कहाँ पे होना चाहिए? x क्या कहाँ पे होना चाहिए? GOF के डोमेन। ठीक है, समझ में आ गया? डोमेन ऑफ थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आई थिंक इसको एक बार लिखना चाहिए वापस। क्या बोलते हैं?
और फिर फॉग लिख देंगे। इसके बाद दूसरा, इसको मैं थोड़ा कट डाउन करके लिखूंगा, ठीक है, एकदम शॉर्ट, पक्का हो गया। अब RF इज फॉर रेंज ऑफ एफ, DF इज फॉर डोमेन ऑफ एफ, और C डॉट DF क्या था, कोडोमेन ऑफ एफ। तो उसे वापस लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो लिखूंगा हेडिंग लिखूंगा कंपोजिशन ऑफ, पहले लिखो let f is from A to B or G is from C to D are two functions, are two given functions। फिर composition of G with F, sorry हमने of किया था, तो composition of F with G, उसको कैसे डिनोट करते थे, सॉरी कंपोजिशन ऑफ F विद G हम कर रहे हैं अभी। तो उसको सिंबल क्या था, उसका सिंबल था ऑफ, सिंबल सॉरी GOF, उसको सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं GOF। और उसके लिए रेंज क्या थी कि इफ रेंज ऑफ F, उसकी कंडीशन क्या थी, इफ रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। रेंज ऑफ F चलेगा, मैं ऐसा लिखूं तो ऐसा लिखूं, वर्ड्स में रेंज ऑफ F इज सबसेट नहीं, if range of F is subset of domain of G then GOF exists, ओके। फिर GOF के लिए डोमेन कोड में लिखना पड़ेगा for GOF, G क्या है, आउटसाइड फंक्शन, G is outside function, F is inside function। और GOF कहां से होता है, देखो GOF कहां से होगा, समझने की कोशिश करो। मैं बोलता हूं रेंज ऑफ इनसाइड फंक्शन इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ आउटसाइड फंक्शन, ये एक तरीका है। और डोमेन टू कोडोमेन के लिए क्या करने का, वो इनसाइड टू आउटसाइड होगा, मतलब इनसाइड के डोमेन से आउटसाइड के कोड होगा, समझ में आया। तो फॉर GOF क्या लिखोगे, देखो डोमेन ऑफ GOF तो क्या होगा, इनसाइड फंक्शन के डोमेन से इज इक्वल टू डी ऑफ एफ, कितना है वो ए, डी ऑफ ए, वापस लिखने की जरूरत ही नहीं है, फ्रॉम ए टू बी, डी इज फ्रॉम सी टू डी, चलेगा यहाँ पे डी ऑफ एफ। और को डोमेन ऑफ GOF क्या होगा, domain of GOF is domain of F and codomain of GOF will be equal to codomain of G, codomain of G। और इधर खाली एक बार लिख दो कि here F is from A to B and G is from C to D। अब GOF लिखो, शांति से आ जाएगा। So therefore GOF कहां से होगा, देखो एक मिनट, GOF कहां से होगा, इनसाइड फंक्शन के डोमेन से। सो डोमेन ऑफ GOF will be from D of F, domain of F to codomain of G। और क्या लिखेंगे हम लोग, GOF of X is equal to G of X। और अगर आपको ये नहीं लिखना है, तो आप अवॉइड कर सकते हो, आप डायरेक्ट लिखा, देखो क्या है, GOF will be from domain of F क्या है, domain of F क्या है, domain of F A है, to codomain of G। What is codomain of G? Codomain of G is D। फिर लिखेंगे GOF of X is G of Fx for all x belongs to A। I hope समझ में आ गया, क्लियर, कोई ऐसा अलग से डाउट ऐसा नहीं होगा। ये हो गया कंपोजिशन ऑफ, GOF है ना, GOF F with G, कंपोजिशन ऑफ F with G। तो कंपोजिशन ऑफ G with F क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ G with F कैसे बनेगा, F with G, तो वो करना है। चलो लिखो शांति से, लेट F from A to B, G from C to D, B2 given functions, ओके। उसके लिए अब हम FOG कर रहे हैं, FOG को क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ, हम कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ FOG, कंपोजिशन ऑफ F with या G, कंपोजिशन ऑफ G with F, ये हम कर रहे हैं हेडिंग में। उसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करें, FOG। अब कोई बोलेगा तुम
डोमस, इट इज नॉट डोमस, इट इज नॉट फॉग, इट इज FOG ऐसे पढ़ना इसको, ओके, FOG। अब नोट से F कंपोजिशन G, दिस इज नॉट F कंपोजिशन G, को ध्यान दो, FOG में पढ़ रहा हूं पर वो G कंपोजिशन भी है, उल्टा है, ओके। अब क्या लिखेंगे, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, GOF के लिए कंडीशन क्या है, रेंज ऑफ F, GOF के लिए क्या है, रेंज ऑफ F इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ G। तो फॉर GOF क्या होना चाहिए, फॉर फॉग टू एग्जिस्ट, देखो, फॉर फॉग टू एग्जिस्ट, फॉर फॉग टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ G सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ F मस्ट होल्ड, उठा लिखो तो क्या लगाना है, इफ range of G is subset of domain of F, range of G is subset of domain of F, then fog is defined, a fog exists। अब outside function inside function लिख दो, outside function inside function लिख दो, फिर for outside function कौन है, F is outside function और G is inside function। और पहले से ही बता दो हियर F कहां से है और G कहां से है, तो कहां से होगा ये फॉग, कहां से होगा, फॉर फॉग, एक मिनट ध्यान दो, फॉर फॉग मैंने क्या बोला, कोई भी FOG को कहां से होता है, इनसाइड फंक्शन के डोमेन से आउटसाइड फंक्शन का कोडोमेन, मतलब फॉग कहां से होना चाहिए, डोमेन ऑफ G टू कोडोमेन ऑफ F। इसके लिए मैं क्या लूंगा, डोमेन D ऑफ फॉग इज इक्वल टू D ऑफ G होना चाहिए और डोमेन ऑफ G क्या है, C, चलेगा डायरेक्ट दिया, और कोडोमेन ऑफ फॉग वो क्या होना चाहिए, कोडोमेन ऑफ F और कोडोमेन ऑफ F क्या है, D। समझ में आया क्या, परफेक्ट, ओके। और अब एक मिनट ध्यान दो, लास्ट देखो परफेक्टली एकदम खत्म करता हूं, देखो इधर देखो, फॉग कहां से होगा, G के डोमेन से, सो डोमेन ऑफ G, ये दिमाग में याद रखना है, लिखना नहीं है, कि मैंने कल लिखा है, आप भी नोट्स पे देखो, पर एग्जाम में ये नीचे वाला जो लिखने वाला वही आपको याद रखना है। फॉग कहां से होगा, G के डोमेन से टू कोडोमेन ऑफ F, और फॉग ऑफ X क्या है, फॉग ऑफ X इज F ऑफ G ऑफ X, ये रूल है। तो अब देखो मैं कैसे लिखता हूं, therefore fog is from G का डोमेन, एक मिनट देखो, G का डोमेन क्या है, C, G का डोमेन C टू F का डोमेन C टू B, और बाकी का कितना, fog of X is F of G of X, for all X belongs to उसके डोमेन में, for all X belongs to C, this is the domain of fog। क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं, yes or no, परफेक्ट, राइट। एक बार देख लो अच्छे तरीके से, लिख लो, फिनिश इट ऑफ। और देखो इतना इनफ है आज के लिए, आई विल कीप इट दिस मच ओनली। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक अलग टॉपिक किया है, इसका मैं रिवीजन आपको कल वापस दूंगा, और उसका मतलब ये नहीं अरे सर तो दूसरी बार रिवीजन देंगे इसलिए इसका ये वीडियो लेक्चर नहीं है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। तो आज हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ओके। तो गो टू द वीडियो लेक्चर्स, और प्लीज जो भी पेंडिंग वर्क है इनवर्स फंक्शंस का वो प्लीज खत्म कर दो, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू, विल मीट टुमारो।